तो देखो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का एक कंप्लीट लेक्चर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपलोड किया है। उसमें मैंने कंपैरिजन के साथ साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ सीरीज़ भी सॉल्व करके दिखाई। और ये कंपैरिजन वाला पार्ट जो है ना, ये सेपरेट है। मतलब एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कंपैरिजन ना पूछा गया हो। हालांकि देखो आज मैं कंपैरिजन में जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो आज मैं ये कराने वाला हूँ। मतलब अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया ना तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो तो चुटकियों में उड़ जाएंगे। जैसे ये एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने देखे, बहुत हलवा क्वेश्चन है। तो हम अगर इन्हें कर लेते हैं, मतलब अगर हम टफ लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हल्के फुल्के क्वेश्चन तो अपने आप उड़ जाते हैं। तो बस बने रहो थोड़ी देर अच्छी तरीके से। और आज मैं बताऊंगा इसका रीज़न भी कि अगर हम ऐसा इन्हें करते हैं, कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं तो क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। तो देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, अब देखो कुछ मेथड्स हमने पहले से सीख रखे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4/5 एंड 13/16, इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो क्या करा जाता है, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 16 × 4 इज़ 64 और 5 × 13 इज़ 65। तो मुझे दिख रहा है कि ये नंबर बड़ा है, तो डेफिनेटली ये वाला साइड यानी कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। बड़ा सिंपल सा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि एलसीएम ले सकते थे इन दोनों का, तो भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, हम इन दोनों मेथड्स पे नहीं जाएंगे। इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, हम इनके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 4/5, 13/16 एंड एट लास्ट 17/21, मुझे अगर 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं तो देखो अब इनका एलसीएम, मैं अगर एलसीएम की बात करूँ, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेने की, जो एलसीएम मुझे लेना है इनका, तो भूल जाओ कि 5, 16 और 21 का एलसीएम ईजिली तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेटेड बड़े नंबर भी हैं और ये सारे के सारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स आर दोस्त जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। मुझे दिख रहा है इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब बड़ा नंबर आ जाएगा एलसीएम, बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। और एक छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं होती, तो इसीलिए क्या करते हैं, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, मैंने एक मेथड जो बताया था और उसमें क्या होता है, देखो व्हाट इज़ कंपैरिजन। सबसे पहले समझ लो कि व्हाट इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब छोटा बताना है, बड़ा बताना है, और जो भी कंपैरेटिव वैल्यूज आनी है वो बतानी है। मुझे इन फ्रैक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे मैंने बोला कि मेरी एज और आपकी एज, मैं बड़ा हूँ आपसे, ठीक है, अगर स्क्वायर्स कर दिया जाए मेरी एज का भी और आपकी एज का भी, तो भी मेरी एज ही ज़्यादा रहेगी। अगर मेरी एज भी आधी कर दी जाए और आपकी एज भी आधी कर दी जाए तो भी मेरी एज ज़्यादा रहेगी। मतलब जो भी चेंजेस करने हैं वो दोनों में करने हैं, सब में करने हैं। तो मैं भी यहाँ कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे जो भी चेंजेस करने हैं मैं इन सारे फ्रैक्शंस में करूँगा, और इजी बनाने के लिए कुछ भी कर। देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि 17 को इससे 21 से डिवाइड करना ईजी नहीं है, लेकिन अगर यहीं 17 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ता तो बड़ा इजी होता, क्योंकि 4 का टेबल भी सबको याद रहता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो डिवाइड भी ईजिली हो जाता है। तो अगर ये नंबर कुछ भी करके छोटा हो जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं जिससे कि ये नंबर नीचे वाला छोटा हो जाए। तो मैंने क्या करा, लेकिन जो भी चेंजेस करने हैं वो सबके साथ करने हैं। तो मैंने क्या करा कि 4 और नीचे क्या करा, नीचे लिख दिया इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि मैंने लिख दिया 5 - 1 वो -4। ठीक है, तो सेम चीज़ मैं नेक्स्ट वाले के साथ भी करूँगा और सेम चीज़ मैं इसके साथ भी करूँगा, यानी कि जो भी कंपैरेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो उनका कंपैरिजन जो है वो इक्वली रहेगा सबका। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 4/1 और यहाँ लिखा 13/3 एंड यहाँ लिखा 17/4। अब देखो ये बड़ा इजी सा कैलकुलेशन हो गया। 4/1 मीन्स 4 ओनली। 13/3 को मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 × 4 = 12 और 0.33 आ जाएगा। और 4 से इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 × 4 = 16 और ये 2, 5 समथिंग आएगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि
सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है या स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी? स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 1, सबसे पहला वाला इज स्मॉलेस्ट, सेकेंड वाला जो है लास्ट में आ रहा है, और थर्ड वाला बीच वाला जो है वो लार्जेस्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4/5 इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लास्ट वाला इज़ सेकेंड नंबर एंड थर्ड वाला इज़ द मिडल। ठीक है, तो ये देखो हमने करा क्यों, ये जो हमने रूल लगाया ये है कंपैरिजन का। मतलब कंपैरिजन में क्या होता है, जो भी छेड़छाड़ करनी है वो सारे फ्रैक्शंस के साथ करोगे। तो सारे और ये नहीं है कि यही मेथड अप्लाई करना है, इसके अलावा अगर आपको कोई और अच्छा मेथड दिख रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आ जाते हैं हम अपने अच्छे से कुछ बड़े टफ क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि फिर कंपैरिजन के कोई क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम में बचेंगे, बच के तो नहीं जाएंगे कहीं भी। अब देखो 5/7, 29 बाय इतना, और इसे मैं अगर और किसी मेथड से करूँ तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने क्या बोला, 5 और नीचे क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं दोनों का डिफरेंस। अगर देखो वर्बली सॉल्व कर पाते हो तो वर्बली सॉल्व करो, और वैसे भी प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे वर्बली अपने आप सॉल्व होता रहता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। और ये आएगा 3/4 - 3। ठीक है, अब मैं इसे देखता हूँ। तो ये मैंने लिखा 5/2, यह आया 29/10, यह आया 11/4, और यह आया 3/1। ठीक है, अब यहाँ देखो 5/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। हिंदी में बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ कभी कभी। 2.9, अब 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 2 8 एंड 4 फिर 3 बचेगा ना, तो 4 7 28, और यहाँ तो आएगा ओनली 3। ठीक है, अब देखो मुझे दिख रहा है कि द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज ये फर्स्ट वाला इज द स्मॉलेस्ट। मैं नंबर्स लिख देता हूँ, वरना हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि 5/7 इज़ द स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद हम उससे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे जो मुझे ढूंढना पड़ेगा, दैट इज़ दिस 11/15। तो मैं लिखूँगा 11/15। देन थर्ड नंबर पर आने वाला है हमारा 29/39, एंड एट लास्ट आएगा 3/4। सोचो जो नंबर सबसे छोटे लग रहे थे वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो फ्रैक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटे नंबर्स हैं या बड़े नंबर्स हैं तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने इस कंपैरिजन पे, वैसे वैसे क्वेश्चंस की इंटेंसिटी, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को मैं हल्के फुल्के मेथड से करना चाहूँ तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो देखो अब यहाँ पर दिक्कत हो गई एक, क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पर अगर मैं उसी मेथड को लगाता हूँ तो मैंने देखा यार 14 में से 14 और नीचे अगर मैं 29 में से 14 माइनस करता हूँ तब भी यह 15 आ जाएगा। यार अभी भी बड़ा है, तो क्यों ना मैं ये एक और स्टेप बढ़ा दूँ इसे। तो एक और स्टेप बढ़ाऊँगा तो 14, और अब की बार 15 - 1 कितना आएगा, 15 - 14 इज़ 1 ओनली। तो देखो यहाँ पर 2 स्टेप बढ़ गए हम आगे। तो जब 2 स्टेप यहाँ पर आगे बढ़े हैं तो डेफिनेटली इन सेम वे यहाँ पर भी हर जगह 2-2 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, 2-2 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। और हम एक काम कर सकते थे डायरेक्ट, क्या, जैसे मुझे दिख रहा है इसमें मैं अगर 14 को 2 बार माइनस कर रहा हूँ, देखो मैंने 2 बार माइनस किया, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि 14 डिवाइडेड बाय 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूँ, तो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस कर दूंगा तो भी हमारा वही कंपैरिजन मिल जाएगा। फिलहाल हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। तो यहाँ आया 15। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आया 9/7, 17 बाय ये 39 में से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 22, एंड 41 और 89 तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा फ्रैक्शन वहीं पर है, तो हम क्या कर सकते हैं 14/1, क्योंकि अब की बार मुझे डिफरेंस लिखना है ना, इन द सेम वे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। और यहाँ लिखेंगे 17/5 और यहाँ लिखेंगे 14 इन दोनों का डिफरेंस जो कि आने वाला है 48 - 41 इज़ 7। अब देखो इस वाले को मैं नहीं लिख रहा, क्यों,
क्योंकि ये तो मुझे पहले से ही दिख गया ना। इन फ्रैक्शंस को अगर मैं कंपेयर करता, इन फ्रैक्शन को कंपेयर करता तो मुझे दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। और स्टार्टिंग में बताया था पिछले चैप्टर में, फ्रैक्शंस का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का कंपैरिजन नहीं किया जाता, तो ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम आउट कर सकते हैं रेस से, या हम बोल सकते हैं ये बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, तो कंपैरिजन इन 3 में चलेगा। देखो दिस विल बी 14, दिस वन, ये आ जाएगा 15 3 5 3 15.4, और ये आएगा 7, फिर मैंने 41 लिखा, 40, ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब मुझे दिख रहा है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो ये हो गया था, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो 9/16 ही था डेफिनेटली। उसके बाद मैं किसे रखने वाला हूँ, देखो 14 वाला वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कंपैरेटिव वैल्यू है, इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के बाद वाली नहीं है, कंपैरेटिव वैल्यूज़ हैं इनकी आपस में। तो उसके बाद मैं लगाऊंगा इस वाले को, यानी कि 14/29। उसके बाद आएगा ये 41/48 एंड देन 17/22। तो ये है इनका कंपैरिजन। देखो बड़ी जल्दी, मतलब विद इन सेकेंड्स हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हम इस मेथड से या इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अब और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, इसमें तो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हैं, डराने वाली। जो ये वाले क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस, ये तो बड़े हलवा हैं इनके सामने। तो अब हम इसे देखते हैं, ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो। देखो मैंने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, कुछ भी करके इसे ईजी बनाना है, ईजी बनाना। तो एक मेथड ये हो सकता है कि मैं 163/50 कर दूं, 197/60 कर दूं, और 121/40 कर दूं, और 97/30 कर दूं। ये भी एक कंपैरिजन का मेथड है। ये इजी इसलिए है क्योंकि देखो नीचे 50 60 मतलब डेसिमल जीरोज वाली वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो मैंने बड़ा इजीली कर दिया। इन केस अगर यहाँ 51 होता तो ये कैलकुलेशन सारी बिगड़ जाती। तब हम क्या करते, मैं उसी चीज़ को आगे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसका जस्ट रिवर्स कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्यों रिवर्स कर दो, क्योंकि देखो हमने यहाँ भी तो फ्रैक्शंस को रिवर्स ही करा ना। जब हमने यहाँ फ्रैक्शंस को रिवर्स करा है तो हमें वापस भी रिवर्स करना पड़ेगा आंसर्स के लिए। फिलहाल हम यहाँ से देखने वाले हैं। देखो अगर मैं अपने डायरेक्ट मेथड से करने वाला हूँ तो क्या करता हूँ, 50 और नीचे 163। अब मुझे दिख रहा है पहले 50 को एक बार मैं माइनस करूँगा 163 में से, तब भी बड़ी वैल्यू आएगी। फिर सेकंड टाइम माइनस करूँगा, फिर थर्ड टाइम माइनस करूँगा, यानी कि 50 50 50 में 3 बार माइनस करूँगा, तब जाके कहीं 13 आएगा। कैसे, 50 का 3 टाइम्स अगर मैं करूँगा तो आएगा 150, यानी कि 3 टाइम्स करके अगर मैं माइनस करता हूँ तो आ जाएगा रिजल्टेंट इज 30। अच्छा, अगर मैंने यहाँ 3 टाइम्स करा फर्स्ट वाले में, तो मैं सेकंड वाले में भी 3 टाइम्स करूँगा। अच्छा, 60 का 3 टाइम्स इज 180, तो 180 को इसमें से माइनस करूँगा तो आएगा 60/17, एंड सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। 140 को अगर मैं 3 टाइम्स करूँगा और फिर मैं 120 फिर मैं माइनस करूँगा 121 में से, तो 40 × 3 इज़ 120, तो ये आ जाएगा 1, और लास्ट 30 का 3 टाइम्स इज़ 90, 90 को इसमें से माइनस करूँगा 97 में से, तो ये आ जाएगा ओनली 7। अब मुझे दिख रहा है दिस इज़ 40, ये तो पूरा का पूरा 40 आ गया, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। ठीक है। अच्छा, 13 आया, 13 अराउंड 4, 13 चौक 52 या 13 4 52 समथिंग। तो ये कंपैरेटिव वैल्यू मैंने लिख दी, डेसिमल्स में नहीं गया। अच्छा, 16 3.5 समथिंग, 3.5 समथिंग आएगा, और ये है 4 पॉइंट। अब ये देखो, इसे थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। 7 4 28 एंड देन 7 2 और यहाँ पर आ रहा था 13 4 13 3 39 एंड देन 11, तो ये 0.9 समथिंग आएगा। ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू तो ये हो गई, यानी कि द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज फर्स्ट नंबर, देन नेक्स्ट वुड बी सेकेंड दिस, एंड थर्ड वुड बी
दिस एंड फोर्थ वुड बी दिस। तो ये है इनके फ्रैक्शंस। तो ये देखो, जो भी फ्रैक्शंस का या कंपैरिजन का सिंपल सा रूल है, जो भी अप्लाई करना है, जो मेथड अप्लाई करना है, जो भी खुरपेच करनी है, वो सारी टर्म्स में करनी है, आपका कंपैरिजन हो जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो कंपैरिजन का, ज़रूरी नहीं फ्रैक्शंस, कंपैरिजन का सर्ड्स हो, कंपैरिजन का इंडाइसिस हो, कंपैरिजन का रूट्स हो, कुछ भी हो, कंपैरिजन में इजी बनाने के लिए जो करना है वो सबके साथ करना है। तो चलो हम भी करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। और ये फ्रैक्शंस ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, कुछ और अच्छा मिलेगा तो फ्रैक्शंस में और कंटिन्यू करेंगे और आगे आएंगे अगले टॉपिक पे। तब तक इसे करो, अच्छे से फिनिश करो, प्रैक्टिस करो, जो करना है करो और अच्छे से तैयारी करो।